कई सारे बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, उनको मन नहीं लगता है। तो पढ़ाई में रुचि लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे का जीवन में? देखिए, सब कोई पढ़ाई में, कोई खेलकूद में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है। उनका जो हिडन टैलेंट है उसको हमको कैप्चर करना है। कैसे हम कैप्चर करेंगे? देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उनको इन्वायरमेंट देंगे, क्रिएट करेंगे, इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनका जो टैलेंट है उसको हम कैप्चर करेंगे। तो वो टैलेंट को कैप्चर करके उसमें बढ़ोतरी देंगे, हम उसको इन्फोर्समेंट से देंगे। अगर उससे करेंगे, जैसे जापान में होता है ऐसा, वैसे करना चाहिए हमको। कि सब कोई पढ़ाई में अच्छा नंबर लाएगा बोले कोई जरूरत नहीं है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, कोई क्रिकेट में अच्छा है, कोई हॉकी में अच्छा है, कोई म्यूजिक में है, सिंगिंग में अच्छा है। ये सब उनको भी तो एक शिक्षा है। वो टैलेंट में उनको इनकरेज उनको करना है और बढ़ोतरी देना है। अगर हम वो करेंगे तो वो बच्चा नेचुरली वो उसको पढ़ाई में उसको ध्यान लगेगा, उसको रिकॉग्निशन मिलेगा, उसको क्या बोलेगा, उसका जो अवार्ड मिलेगा तो उसको इनकरेज होगा। तो अच्छा, वो अगर कमजोर बच्चा भी पढ़ाई में वो ध्यान देके पढ़ सकता है। सर, देखा जाता है शहर में बच्चे अक्सर स्कूल जाते हैं। अगर हम गांव देहात का बात करें, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं या पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेजने में सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन उनको मोबाइल देते हैं। पेरेंट्स बच्चे को स्कूल ना भेज करके उनको मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। और शहर के बच्चे को हम देखते हैं, जैसे वे बड़े हो जाते हैं, लगभग 4 या 5 साल का हो जाता है, तो वे लोग तुरंत बच्चे को स्कूल में एडमिट करते हैं। और उस वजह से शहर का बच्चा जो है अच्छा खासा पढ़ाई में हो जाता है। गांव के बच्चे को हम देखते हैं, उनको मोबाइल तो मिलता है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, या ऐसे भी हो सकता है कि पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजते हैं। तो मोबाइल का देना बच्चे के लिए, देहात का हम बात कर रहे हैं, मोबाइल का देना बच्चे के लिए और स्कूल ना भेजना, इसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये गलत है। स्कूल नहीं भेजकर उसको मोबाइल देते आप बिगाड़ रहे बच्चे को। क्योंकि बच्चा तो आगे नहीं बढ़ेगा, तो उसको पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा, तो सिर्फ मोबाइल में इंटरेस्ट होगा। और मोबाइल जो उसको जो यूज करने का आदत हो जाएगा तो एडिक्ट हो जाएगा। वो मोबाइल उसको चाहिए। अगर मोबाइल नहीं होगा तो वो कुछ नहीं करेगा। ये मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। एज टीचर, एज शिक्षक मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। मोबाइल नहीं देना चाहिए बच्चों को। हाँ, आज का जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा उनको देना चाहिए, उन लोगों को सीखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो जानना चाहिए। लेकिन वो एकदम लॉन्ग टर्म में के लिए तो नहीं देना, एकदम नहीं देना चाहिए बच्चा को मोबाइल, क्योंकि वो बिगड़ेगा। उसका मोबाइल देने से तो उसको स्कूल भेजना है, पढ़ाना है, अच्छे शिक्षा देना है, वही ठीक रहेगा बच्चा के लिए। ओके सर, आपने बताया हमें कि बच्चे को किस प्रकार से हमें पढ़ाना है। और रही बात सर आपका जो पढ़ाई को लेकर के व्यक्तिगत जीवन है, आपने पढ़ाई किया और ऑफ कोर्स आपने स्ट्रगल भी झेला होगा पढ़ाई के दरमियान, तो क्या आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं आपका चैलेंजेस को? और एक कहानी है। देखिए सर, हम जानना चाहेंगे आप। मैं तो एक देहात से आया हूँ, सच बोलो तो, जहाँ आज से तकरीबन आपको कितना बोलो, अब 1978 का बात है ये। उससे आगे क्योंकि मेरा जीवन था 1978 से आगे का जो जीवन था मेरा, वो हम देहात में थे हम लोग, जहाँ गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बत्ती भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। तो दो नदी का बीच में हम लोग स्थित थे, बैठे थे। और जो गांव का नाम है कबूसापुरी बोलता है, कबूसापुरी। ये आसाम के एक्सट्रीम ईस्ट में एक जगह है जो धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में आता है वो। और हमारा पोस्ट ऑफिस है जुनाई, और डिब्रूगढ़ से हम जा सकते हैं, आगे जुनाई से हम जा सकते हैं वहां पहुंचने के लिए। तो वहां तो कुछ शिक्षा का बात नहीं था। लेकिन मेरा बड़ा भैया जो शिलोंग में है, वो जो पहले से घर से अलग होकर वो अलग अपना एक दुनिया बैठा चुके थे। तो वो जो आए, जहाँ हम लोग थे, जहाँ मैं था, मेरा पिताजी, मेरा भाई लोग, बहन, दीदी लोग, सब लोग हम थे वहाँ। तो वो आकर अपने घर का सबसे छोटा मैं था, तो उन्होंने मुझे चुना। ठीक है, आज मेरा छोटा भाई को मैं शिक्षा दूंगा, बल्कि उन्होंने मेरे को आसाम से शिलोंग लेके आए। तो वहां में मेरा फर्स्ट स्कूल शिलोंग में शुरू हुआ।
तो शिलोंग में शुरू हुआ, तो वहां मैं क्लास 10 खत्म किया। मेरा शुरू फ्रॉम बिगिनर टिल क्लास 10 मैंने शिलोंग में किया। तो उसके बाद मेरे को मेरा जो उस समय में जो मेरा जो गांव में सोरोंगखाम गांव था, वो एक शिलोंग में एक गांव है, उसका नाम सोरोंगखाम है। तो वहाँ मैं देखता था कि छुट्टी में लोग आते थे, एक पत्रिका एक किताब लेके आते थे लोग स्पाइसर कॉलेज से, और बोल के एक किताब, उसमें सारे पिक्चर से होता था स्टूडेंट लोग का ग्रेजुएशन का जो जो यूनिफॉर्म पहन कर। मेरे को बहुत आकर्षित लगा था, कब में भी ये किताब मेरा भी पिक्चर होना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए इसमें। मेरा वही था, मैं प्रार्थना करता ईश्वर से, ईश्वर मेरे को ये मौका दे तू, ताकि मैं वो जगह में पहुंच सकूं, स्पाइसर कॉलेज पुणे में पहुंच सकूं, ताकि मैं वहां जाकर शिक्षा हासिल कर सकूं। तो ईश्वर ने मेरा बात सुनी, मुझे बताया हुआ जगह में, तो वही जाके मैं 8-9 साल वहाँ बिताया। मेरा शिक्षा 10+2 ग्रेजुएशन मास्टर्स, देन 2 साल वहाँ काम करके, वो करने के बाद में 1997 में यह आया। लेकिन वो बीच जो अंतराल था, वो संघर्ष भरा हुआ जीवन था मेरा, बहुत संघर्ष भरा हुआ जीवन था। कभी कभी ऐसा होता क्लास बंक करके हम कमाने जाते थे, कहीं गाड़ी का अनलोड कोयला, उस समय में शिलोंग से में पूरा कोयला का व्यापार होता था। तो कभी गाड़ी पलट जाता था, तो हम लोग बेलचा लेकर जाते थे कोयला अनलोड करने के, लोड करने गाड़ी में, तो कुछ पैसा मिलता था हमको। तो इसी के चलते हम लोग क्लास खत्म किया। तो लेकिन ये संघर्ष भरी जीवन है, अक्सर सबका जीवन में संघर्ष है, अपना अपना तरीका संघर्ष है। लेकिन मेरा जो संघर्ष था वही है मेरा भैया ने। लेकिन मैं मेरा भैया मेरा भाभी को शुक्रगुजार हूँ, उन्हों को बदौलत मैं आज यहाँ आपसे ये इंटरव्यू में शामिल हो सकूं, ये कालिम्पोंग में ग्रुप में मैं काम कर सकूं, मैं शिक्षा हासिल कर सकूं। मेरा बड़ा भैया मिस्टर शर्मा, कैमरा शर्मा, उनका जो देन है मेरे लिए। सर आपका कहानी हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरित कर गया है, क्योंकि आपका कहानी थोड़ा बहुत मेरे से मिलता है, क्योंकि हमारे जीवन में भी हमारे एक बड़े भाई हैं और भाभी हैं, और दोनों का आशीर्वाद है, और उस वजह से मैं थोड़ा बहुत आगे बढ़ा हूँ। और जब तक भैया बोलते हैं अक्सर, जब तक हम हैं टेंशन मत लो, आगे बढ़ते रहो, पीछे में हम हैं। सर और एक चीज आप बात करते हुए वही चीज मेरा भैया ने मेरे को कहा, जो मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार में तुम एक तारा निकल जाओ, ये तारा हो तुम, क्योंकि कोई ऐसा शिक्षा हासिल नहीं किया किसी ने भी मेरा परिवार में, मैं ही अकेला आदमी हूँ। अभी तक MA करके BEd करके डबल MA BEd करके मैं किया हूँ, लेकिन कोई नहीं है। मेरा बड़ा भैया है, उनका बेटा एक ने किया, अभी फिलहाल किया है, लेकिन उसमें नहीं एक हूँ। तो मेरा भैया बोलते थे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तूने मेरा जो मैंने दिखाया हुआ राह में तुम चला, जो रास्ता तुमको दिखाया था वो रास्ते में तुम चला, मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ। तो जब तक मैं हूँ तुम चिंता मत करो। मेरा अभी भी एकदम कोऑपरेटिव, एकदम अच्छी माँ जैसा, उनको तो मेरे लिए तो माँ बाप ने जन्म दिया, लेकिन पाला पोषण जीवन तो मेरा भैया ने दिया, तो उनको मैं एक माँ बाप के रूप में उनको देता हूँ मैं।